अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद यार और आप देख रहे हैं AY TV। दोस्तों, आज हम जो भी चीज़ें जितने भी जानदार हैं इन्हें जिस शेप में देखते हैं, हम समझते हैं कि जब से दुनिया बनी है ये इसी शक्ल में मौजूद थे। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, कोई भी आप जानदार या इंसान आप देखें तो हम ये समझते हैं कि ये ऐसे ही थे शुरू दिन से, जब से दुनिया बनी है ऐसे ही थे जैसे आज हमारे सामने हैं। दोस्तों, इस थ्योरी का नाम है स्पेशल क्रिएशन। लेकिन इसके मुखालिफ एक और थ्योरी भी है जिसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों, ये थ्योरी डार्विन ने पेश की थी। डार्विन एक डॉक्टर का बेटा था और ख़ुद बायोलॉजिस्ट था। उसने इस पर एक किताब लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में उसने इस बात को डिस्कस किया है कि ये जितनी भी चीज़ें आज हमारे सामने मौजूद हैं ये शुरू दिन से ऐसी नहीं थी, बल्कि इनकी कोई और शेप थी। और ये शेप जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये चेंज होती गई और आज हमारे सामने ये मौजूद है। जैसे कि वो कहता है कि जब आप जंगली खरगोश देखें तो वो सारे साइज़ में और रंग में एक जैसे होते हैं, जबकि आप उनके मुखालिफ अगर पालतू खरगोशों को देखें तो उनका रंग और साइज़ मुख्तलिफ होता है। इसी तरीके से अगर आप पालतू कबूतरों को देखें तो उनके रंग और साइज़ मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर आप जंगली कबूतरों को देखें तो उनके रंग और साइज़ मुख्तलिफ हैं। वो सारे एक ही रंग के होंगे, लेकिन पालतू जो कबूतर हैं उनके रंग मुख्तलिफ होंगे। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों है। इसको वो नाम देता है नेचुरल सिलेक्शन। वो ये कहता है कि जो फितरत है वो हर चीज़ का इंतखाब करती है कि किस चीज़ को कैसा होना है। वो कहता है कि ये जो जानदार जितने भी तब्दील हो चुके हैं, जैसे अगर आप किसी गर्म इलाके से, किसी ठंडे इलाके से एक बकरी पकड़ें जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको आप किसी गर्म इलाके में ले जाएं तो कुछ वक्त गुजरने के बाद बकरियों की एक ऐसी नस्ल तैयार हो जाएगी जिनके बाल नहीं होंगे, क्योंकि वो गर्म इलाके में आई थी बकरी। गर्मी की वजह से उसके बाल झड़ना शुरू हो गए। एक नस्ल के बाद उसके बाल कुछ थोड़े कम हुए। जब अगली नस्ल आई तो उनके बाल और थोड़े हो गए। फिर अगली नस्ल आई तो इस तरह करते करते ऐसी नस्ल तैयार हो जाएगी जिनके बाल बिल्कुल नहीं होंगे या बहुत छोटे छोटे बाल होंगे। तो ये वो कहता है कि ये नेचुरल सिलेक्शन है। इन पर इंसान का असर हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ें तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से बकरी जो है वो चेंज हो गई है, खरगोश जो है वो चेंज हो गया है, खरगोश जो है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, उनके रंग साइज चेंज हो गए हैं। तो दोस्तों, उसने जब ये चीज़ें पेश की, ये किताब लिखी, तो उस वक्त यूरोप में बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान पाया जाता था। एक बादशाह से भी ज़्यादा ताकत होती थी एक चर्च के जो पोप होता है उसके पास। सब लोग पोप की बात मानते थे। लेकिन जब उसने ये किताब लिखी तब उस वक्त साइंस जो है वो यूरोप में, उस वक्त साइंस इंट्रोड्यूस हो रही थी और साइंस तरक्की कर रही थी यूरोप में। तो उन लोगों ने जब ऐसे दलाइल देखे, उन लोगों ने जब साइंस की बात सुनी तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मज़हब से दूर होते गए। वो इतना मज़हब से दूर हो गया कि कुछ अरसे बाद आज के आप यूरोप को देखें तो वो बिल्कुल सेकुलर हो चुके हैं। वो मज़हब पे बात ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई ठीक है, जिसका जो दिल आए वो करे, जिसका जो दिल करता है वो उसको करना चाहिए। बाकी वो मज़हब को बिल्कुल नहीं मानते, वो सेकुलर हो चुके हैं। हाँ, ये नहीं कि मज़हब बिल्कुल ही वहाँ से ख़त्म हो चुका है, आज भी लोग हैं जो मज़हब पे चलते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो सेकुलर हो चुकी है। तो इसके पीछे इसी किताब का हाथ था जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, क्योंकि इसमें जो उसने बातें की हैं ये बिल्कुल मज़हब के अगेंस्ट हैं। मज़हब इन बातों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, मज़हब इन बातों को नहीं मानता। तो जब लोगों ने देखा कि मज़हब और साइंस का टकराव आ गया तो लोग, उस वक्त साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी तो लोग साइंस की तरफ गए और उन्होंने साइंस की बात को माना और इस तरह वो मज़हब से दूर होते गए और उन्होंने मज़हब को छोड़ दिया। और दोस्तों, इसी बात को आज इस्लाम के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग कहते हैं देखें जी, इस्लाम में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा किया, फिर उनको जन्नत में रखा और फिर वहाँ से अल्लाह ने उनको ज़मीन पे उतारा और इस तरह इंसान जो है वो चला, बनी नूं इंसान जो है वो उसने उसकी नस्ल आगे बढ़ी। तो जबकि साइंस तो इसके ख़िलाफ़ है। साइंस तो कहती है जो इंसान है वो बंदर से पैदा हुआ है, क्योंकि डार्विन ने ये बात भी कही है कि इंसान जो आज हमारे पास मौजूद है ऐसा इंसान शुरू में नहीं था, बल्कि पहले ये बंदर था। बंदर से फिर उसने पहले अपनी अगली दो टांगें उठाई, पिछली दो टांगों पर खड़ा होना उसने सीखा। फिर कुछ अरसे बाद उसने करते 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 और जिस तरह आज का इंसान हमारे पास मौजूद है इस तरह की शेप उसने इख्तियार कर ली, जबकि इस्लाम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम इस बात को नहीं मानता। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत से सवालात पैदा होते हैं। चलिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए डार्विन की बात को मान लें
कि भाई इंसान जो है वो बंदर से पैदा हुआ है या बंदर जो है वो चेंज होते होते इंसान बना है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लें तो फिर यहाँ पर बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान पैदा करना था। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है कि जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ, जो भेजने वाला हूँ, इस तरह मफ़हूम है इस आयत का, तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन में फ़साद फैलाएगा। तो दोस्तों, अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान पैदा करना था तो वो ज़ात तो कादिर मुतलक है, वो जो भी पैदा करना चाहे, जिस चीज़ को भी पैदा करना चाहे और जैसा भी पैदा करना चाहे, उस ज़ात के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। उसने आज की शेप में जो इंसान, अगर ऐसा इंसान पैदा करना था तो फिर पहले बंदर क्यों पैदा किया? पहले बंदर पैदा किया, फिर उसको चेंज करते 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 इस शक्ल में ढाला जिस तरह आज का इंसान है। वो ज़ात तो अगर चाहती तो ऐसा ही इंसान डायरेक्ट भी पैदा कर सकती थी। एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल दोस्तों ये पैदा होता है कि ये जो अमल है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या इर्तिका का अमल, ये एक ऐसा अमल है जो मुसलसल होता है। ये जो हमारी यूनिवर्स है, अगर आप इसको देखें तो इसमें हर सेकंड के बाद तब्दीली हो रही है। जब से ये बनी है तब से इसमें चेंजिंग आ रही है, हर सेकंड में के बाद इसमें तब्दीली होती है और क़यामत तक होती रहेगी। तो यही अमल है इर्तिका का कि हर थोड़े अरसे बाद जो है वो चीज़ तब्दील हो जाए। तो अगर तो इंसान के जिस्म में इर्तिका का अमल हुआ है, यानी शुरू में इंसान जो है वो बंदर था, फिर कुछ अर्सा गुजरा तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई, फिर कुछ अर्सा गुजरा तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई, और करते करते आज जो इंसान की शेप है इस शेप में इंसान आ गया। अगर तो इस तरह इर्तिका का अमल इंसान के जिस्म में हुआ है तो फिर वो अमल आज क्यों रुक गया है? एक सवाल तो ये भी है, क्योंकि हम देखते हैं सैकड़ों साल अब इंसान इस दुनिया पर रह रहा है। अगर आप सैकड़ों साल पीछे जाएं तो आपको ऐसा ही इंसान मिलेगा। फ़िरौन की मम्मी आपके सामने है मिस्र में, कितने सालों से वो महफूज है, सदियां गुजर गई, सैकड़ों साल गुजर गए, तो वो भी इसी शेप में है जिस तरह आज के इंसान है। तो फिर इतने सैकड़ों अरसा ये जो बीच में गुजरा है, इस दौरान वो इर्तिका का अमल क्यों नहीं हुआ? कहने का मतलब ये है कि इस दौरान उसकी शेप चेंज क्यों नहीं हुई? कुछ अर्सा तो गुजरा है बंदर से इंसान बनने में, फिर आगे भी तो इर्तिका का अमल होना चाहिए था ना, कि इंसान का जो है आज की शेप है इससे थोड़ा सा चेंज होकर कुछ और बन जाता, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये भी एक सवाल है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? तो ये बात यहाँ ये साबित होती है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बात भी मन गढ़ंत है, ये सिर्फ एक थ्योरी है, ये फैक्ट नहीं है। थ्योरी किसी भी इंसान की सोच या उसके ऑब्जर्वेशन पे उसके ख्यालात और इन चीज़ों को आप देखें तो वो कुछ चीज़ बयान करे तो उसको हम थ्योरी कह देते हैं। इस पर किसी किस्म का कोई लॉ मौजूद नहीं है, कोई प्रैक्टिकल मौजूद नहीं है, कोई अथेंटिक चीज़ इस पर मौजूद नहीं है कि वाकई कोई चीज़ प्रूव करे कि हाँ भाई वाकई इंसान जो है वो पहले बंदर था तो फिर बाद में इंसान बनाए। तो ये चीज़ ये साबित करती है कि ये सारी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये बिल्कुल मन गढ़ंत है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एवोल्यूशन को आप इतना मान सकते हैं कि इंसान का जो या जो फितरत का असर है वो चीज़ किसी भी चीज़ पे होता है। जैसे आप देखें कि किसी गर्म ठंडे इलाके से आप बकरी लाएं, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, लेकिन गर्म इलाके के आप बकरियां देखें तो उनके छोटे छोटे बाल होते हैं। तो वो बकरी जब इधर आएगी तो उसके बाल झड़ेंगे और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाएगी। या इंसान के जिस्म में इतना जो है वो इर्तिका का अमल हुआ है कि पहले ज़माने में जो इंसान पाए जाते थे वो काफ़ी लंबे कद उनके होते थे और मजबूत जिस्म होते थे, उनके बड़े बड़े कद वाले होते थे। लेकिन आज का इंसान जो है वो बमुश्किल 6 फुट 7 फुट का है, 6 फुट का है, 5.5 फुट का है। तो ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके जिस्म में, उसके कद में तब्दीली आ गई। इसलिए इतना एवोल्यूशन का अमल हम मान सकते हैं, इतने इर्तिका के अमल को हम मान सकते हैं, लेकिन इतना नहीं मान सकते कि बिल्कुल ही है वो शेप ही चेंज हो गई है, पहले बंदर था और फिर करते करते इंसान बन गए। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये जो एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये बिल्कुल जो है ये मन गढ़ंत है। इसमें आप जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको आप इतना मान सकते हैं कि जो तब्दीली थोड़ी बहुत आती है माहौल की वजह से इंसान के जिस्म में, वो भी शायद ये कि हमारे जिस्म में कोई ऐसी खसूसियत है कि वो खुद ब खुद अपने आप को जो है वो माहौल के मुताबिक ढाल लेता है। तो इतनी हम एवोल्यूशन मान सकते हैं, लेकिन इतना नहीं मान सकते कि बिल्कुल ही उसकी शेप चेंज हो गई। तो दोस्तों, ये मेरा नज़रिया है और ये मेरा मानना है कि ये जो एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये बिल्कुल मन गढ़ंत है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।